आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा सर और हम बात कर रहे थे रिट के प्रीवियस क्वेश्चनों की। 2011 के प्रीवियस क्वेश्चनों की बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं 2012 के लेवल सेकंड के मैथ के क्वेश्चनों की। तो आपको पता है 2012 में रिट का आयोजन हुआ था, जहां 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन उसके शिक्षण विधियों के थे। दोस्तों इसके साथ ही आपको रेलवे के प्रीवियस पेपर और लेवल फर्स्ट के प्रीवियस पेपरों का भी अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, लेवल सेकंड का 2012 के पेपर का शुरुआत करते हैं और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 उसकी घात 3 के बराबर नहीं है। मतलब आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि 3 की घात 2 और उस टोटल की पावर कितनी है 3 के बराबर नहीं है। अर्थात आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप सरल करते हो तो ये वाला पद बनता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इस पद से नहीं बनता, तो उसी को चेक करना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप इसको सॉल्व करने के लिए घातांकरणी का क्वेश्चन है, छोटी सी बात पता होनी चाहिए। a की घात m उसकी घात n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की घात m गुना n, a की घात m गुना n। यदि आप ऐसा करो, m जो घात है कोष्टक के अंदर उसको बाहर और n वाली को अंदर लेते हो, यानी यही आपका प्रारूप इस तरीके से बन जाए a की घात n उसकी घात m, तो आप क्या बोल सकते हो, ये भी सर वही होगा a की घात n गुना m। तो भाई ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता हूं। तो आप क्या कह रहे हो, 3 की घात 2, तो देखिए पहली बात करते हैं, 3 की घात 2 को सरल करोगे, 3 की पावर 2 है, अर्थात 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 तिया 9 हो गई और 9 की पावर कितना हो गया 3। क्या ऐसा आपका आंसर है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी है ऐसा। कौन सा ऑप्शन है? बी, जो कि सही है। आगे बात करें इसके, यदि मान लीजिए इसकी घातें बाहर वाली को अंदर, अंदर वाली को बाहर ले दूं, यानी 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2 कर दूं, क्योंकि अभी मैंने बताया a की पावर m उसकी पावर n, n को अंदर ले लो m को बाहर ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोस्तों इसको क्या बोलोगे, 3 तो ऐसे कैसे और पावर आपको पता है गुना हो जाएंगी, 3 और 2 तो कितनी होगी 6। तो क्या ऐसा है आपके पास? तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 6, मतलब ऑप्शन ए, ये वाली बात भी आपकी सही है। आगे और क्या कह सकते हैं इसको, एक बात बताओ दोस्तों आप मुझे, 3 की पावर 3 है, इसको आप सॉल्व करो, सरल करो 3 की पावर 3 को, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 9 30 27, और 27 की पावर कितनी होगी 2। 3 की पावर 3 को सरल करोगे तो 27 और उसकी पावर कितनी होगी 2। क्या ऐसा है आपके क्वेश्चन में? बोला ऑप्शन नंबर सी है, तो ये भी सही है। तो भाई फिर गलत कौन सा हो गया? 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या है? गलत है, और यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? आंसर कहलाएगा। 6 की पावर 3 डी ऑप्शन में है, तो वो गलत है, और यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब आपको ये ढूंढना है कि जो 4 कथन आपके पास हैं, 4 कथन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। पहला कथन है ए, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। पहला कथन है संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो बताइए, आपको पता है 25 का हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वो कितना होता है 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर ए तो क्या है? सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये पूछ क्या रहा है जो सत्य नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ना, संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बी बोल रहा है 38 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोला नहीं है, क्यों? क्योंकि 38 से पहले 36 होती है जो पूर्ण वर्ग होती है, 36 होती है जो पूर्ण वर्ग होती है, और 38 के बाद में 49 होती है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो बताओ दोस्तों, क्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब वो कह क्या रहा है कि संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोला नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सी वाला पॉइंट, वो क्या कह रहा है सुनो,
किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात कोई भी आप विषम संख्या लीजिए और उसका वर्ग कीजिए, और जो वर्ग आए उसको लगातार दो धनात्मक पूर्णांकों में आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही हम समझे, मान लो विषम संख्या फर्स्ट 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9। 9 को दोस्तों आप 4 + 5 2 लगातार, 4 और 5 2 लगातार पूर्णांक है, इसका मतलब लिख सकते हैं। आप ऐसे ही जैसे 5 को देख लो, 5 भी विषम संख्या है, तो 5 का हो गया 25। तो बताइए दोस्तों 25 को आप 12 + 13 लिख सकते हो, 12 + 13। आगे और चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का देख लो, 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया 49, और 49 को आप क्या लिख सकते हो 24 + के 25। ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा था कि किसी विषम संख्या के वर्ग को कितना हुआ 9 को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई जब तीनों सही है और उसने पूछा सही नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना सबसे बढ़िया बात होती है। कह रहा है किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त करते हैं। कोई फर्क नहीं है, ये विषम था, ये सम लेना है। तो 2 का स्क्वायर किया भाई दोस्तों, 2 सम है, कितना हो गया 4। क्या 4 को आप दो लगातार संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो? जी नहीं, 4 को आप 2 + 2 लिख सकते हो। बोलो ये बात सही है, लेकिन 1 + 3 लिखा जाएगा जो कि क्रमागत नहीं है। ऐसे ही आप 2 के बाद में 4 देख लो, 4 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 16। 16 को आप 8 + 8 बोल सकते हो, 16 को आप 8 + 8 बोल सकते हो, या फिर आप 7 + 9 बोल सकते हो, 7 + 9 जो क्रमागत नहीं है। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो कथन सत्य नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, यदि ABCD A/B समानुपात C/D तो संख्याएं ACD वित्तता अनुपात में होती हैं यदि 4 ऑप्शन है। सुनिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास जो A, B, C और D ये जो 4 संख्याएं हैं वो समानुपात में है। इन दोनों का अनुपात, और वो समान है इसलिए हम क्या बोल देंगे समानुपात है। ये बात सही है। फिर कह रहा है तो संख्याएं ACD वित्तता अनुपात में। भाई एक बात बताना, वित्तता अनुपात क्या होता है? सबसे पहली बात यही है भाई, वित्तता अनुपात को आप बोल सकते हो सतत अनुपात। क्या बोल सकते हो? सतत अनुपात। और आपको पता है सतत का मतलब होता है लगातार। जैसे वित्तता अनुपात की बात करवा रहा है, कौन कौन सी संख्याओं में करवा रहा है? A, C और D में करवा रहा है। आप मान लीजिए जैसे आपके पास A, B और C 3 संख्याएं हैं जो कौन से अनुपात में है? वित्तता अनुपात या सतत अनुपात में है। तो आप इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। तो बताओ A का B के साथ अनुपात, A का B के साथ और B का C के साथ अनुपात, B का C के साथ अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वो क्या होता है? वित्तता अनुपात या सतत अनुपात। तो बताओ दोस्तों, उसने कहा कि ACD है जो वित्तता अनुपात में। तो भाई A, C और D हैं जो वित्तता अनुपात में हैं, तो क्या आप इसको A का C के साथ, C का D के साथ अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी A का C के साथ और C का D के साथ अनुपात समान होना चाहिए। तो बताओ ये वाली बात हम कह सकते हैं। तो मुझे बताओ A की जगह A था, D की जगह D था, C की जगह C था, लेकिन एक पद चेंज हुआ है और वो कौन सा हुआ है? B और C में कन्वर्ट हो गया। B किस में कन्वर्ट हो गया? C में। तो हम कह सकते हैं B बराबर क्या होगा? C। और B बराबर C आपका ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यानी C ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। C ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा एक बार।
चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः क्या होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है 210 रुपये है, 210 रुपये है और आप इस 210 रुपये को दो आदमियों में बांट रहे हो और दोनों आदमी कौन कौन है, एक राम है और एक कौन है, श्याम है। एक राम है और एक कौन है, श्याम है। तो आप मुझे बताइए राम और श्याम में जो रेशियो बना रहे हो वो 7:3 बना रहे हो, 7:3 बना रहे हो। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि राम और श्याम को मिलाकर 210 रुपये प्राप्त होते हैं, मिलाकर 210 रुपये प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं बात करूं उनके यूनिटों की, उनके अनुपातों की, तो कितना अनुपात प्राप्त होता है, 7 और 3 यानी टोटल करो तो भाई कितना अनुपात होता है, 10 यूनिट अनुपात होता है। 10 यूनिट टोटल में से 7 भाग राम को मिलते हैं, 3 भाग श्याम को मिलते हैं। लेकिन आपको पता है ये 7 और 3 कितने के बराबर हैं, 210 के। तो 210 का मतलब कितनी यूनिट हो गया, 10 यूनिट। तो आप बोलोगे 210 का मतलब है 10 यूनिट और हमें पता करना है किसका, राम और श्याम का। तो राम के लिए दोस्तों मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 से 0 147 रुपये, 147 रुपये किसका आ गया, राम का आ गया। कितने में से आ गया, 210 में से। बाकी 3 यूनिट यानी 210 गुना में 210 बटे में 10 गुना में कितना कर दूं, 3, किसके लिए, श्याम के लिए। तो 21 63। तो बताओ 63 रुपये किसके मिल गए, श्याम के। किसको मिल गए, श्याम को। तो बताओ 147 और 63, 147 और 63 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आपका सही आंसर है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन का। और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना एक बार। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको बता रहा है और बोल रहा है कि ये क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन है यह एक सर्वसमीका है, दूसरा ऑप्शन है यह एक समीकरण है, तीसरा ऑप्शन है दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य का मतलब समीकरण भी है और सर्वसमीका भी है। और डी कह रहा है दोनों असत्य हैं। दोस्तों यदि आपने 2011 वाला जो पेपर अभी मैंने पिछले दिनों ही अपलोड करा था, यदि वो देखा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर्वसमीका होगा या समीकरण होगा। दोस्तों मैंने क्या बताया था, समीकरण और सर्वसमीका के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे कि समीकरण जब भी होता है आपके पास, समीकरण जब भी होता है तो हम उसके हल फाइंड आउट करते हैं। हल क्या करते हैं भाई, फाइंड आउट करते हैं, अर्थात हल ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। लेकिन जब सर्वसमीका की बात आती है तो सर्वसमीका में दोस्तों हम उसके हल नहीं करते, उसका LHS और उसका RHS इक्वल करते हैं, यानी उसका सत्यापन करते हैं कि ये बात सत्यापन है या नहीं है। तो मुझे बताइए a और b की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप इधर a और b रखिए, इधर भी a, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, सर्वसमीका हो गई। क्या हो गई दोस्तों, सर्वसमीका हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई आपका, ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। दिक्कत है किसी को, उम्मीद है शायद ये बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कम से कम शेयर जरूर करते रहा करो दोस्तों के साथ। जल्दी ही आपको दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस पेपरों का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया गया। मतलब आपको कहना चाह रहा है कि वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 48,000 रुपये है, यानी मूलधन 48,000 रुपये है, रेट वो कह रहा है 5% की है और टाइम आपको कह रहा है 3 वर्ष, टाइम कह रहा है 3 वर्ष। और उसने 4 ऑप्शन आपको दे दिए और कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो उतना ब्याज प्राप्त नहीं करता जितना इस तरीके से इस राशि का हो जाता है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से, लेकिन ब्याज का जो हिसाब हो रहा है वो 6 महीने के हिसाब से हो रहा है।
अर्थात आपने देखा होगा एक अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक जिसको आप छमाही भी बोलते हो, क्या बोलते हो, छमाही, और एक होता है त्रैमासिक, एक होता है त्रैमासिक। अब मुझे एक बात बताओ, वार्षिक जब ब्याज की गणना होती है तो कोई चेंज नहीं होता किसमें, दर और समय में, लेकिन चेंज कब होता है, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक होती है। होता क्या है वही बात देखते हैं। अर्धवार्षिक छमाही मतलब 6 महीने पर आप ब्याज की गणना करोगे। आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को आपने 2 बार गणना के लिए 6 महीने बना लिए, तो आपने ब्याज की गणना कितनी बार करी भाई, 2 बार। तो एक बात बताओ, आप 10% की जो दर काम में ले रहे थे, 10% की दर जो काम में ले रहे थे उसको 2 बार काम में लोगे तो आप कह दोगे पहली बार 5%, दूसरी बार भी 5%। और जो समय 1.5 वर्ष था वो समय 1.5 वर्ष को 2 बार बनाओगे, 1.5 वर्ष इधर 1.5 वर्ष इधर, तो कितना वर्ष हो जाएगा भाई, टोटल 3 वर्ष। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी और समय दुगना हो जाता है। और जब त्रैमासिक होती है, त्रैमासिक में 3 महीने पर ब्याज होता है। और बताओ 3 महीने पर कितनी बार ब्याज होता है साल में, 4 बार। तो आप क्या कहोगे, दर तो हो जाएगी सर चौथा हिस्सा और समय हो जाएगा आपका चौगुना, समय क्या हो जाएगा, चौगुना। तो चलिए हम बात करते हैं अपने ऑप्शनों की। पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या है, ध्यान दे एक बार। पहला ऑप्शन कह रहा है 48,000 रुपये का 1.5 वर्ष के लिए। भाई राशि 48,000 रुपये है, बात सही है, लेकिन समय उसने 1.5 वर्ष बताया, 1.5 वर्ष बताया, और उसने जो दर बताई है वो दर बताई है 10%। दर कितनी बताई, 10%। लेकिन ब्याज की गणना हुई है 6 महीने पर, ब्याज की गणना हुई है 6 महीने पर, यानी साल में 2 बार, साल में 2 बार। तो 2 बार जब ब्याज की गणना हुई है तो दर तो आधी और समय दोगुना, दर आधी समय दोगुना। तो 1.5 वर्ष कितना वर्ष हो गया भाई, 3 वर्ष। और आप इसको बोलोगे तो ये कितनी परसेंटेज होगी, 5%। तो क्या आपके प्रश्न के अनुसार डाटा मिल गए, 48,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से, 48,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से, मतलब ऑप्शन ए सही है। बी ऑप्शन की बात करता हूं तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए, राशि वही 48,000 रुपये और कह रहा 1 वर्ष के लिए, और दर कितनी बताई भाई, 15%। दर कितनी बताई, 15%। लेकिन जो ब्याज की गणना हुई वो 4 महीने के हिसाब से हुई है, अर्थात 4 महीने पर ब्याज की गणना। तो भाई एक बात बताओ मुझे, 4 महीने साल में कितने जोड़े बनते हैं, 3, 4 फिर 8 फिर 12, तो 3 बार, आप 3 बार गणना कर रहे हो, तो सीधी सी बात है दर का तीसरा हिस्सा काम आएगा, समय 3 गुना हो जाएगा। तो समय 3 गुना तो कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष, और दर में 3 का भाग लगाया तो कितनी परसेंटेज आ गई, 5%। क्या दोस्तों आपकी ये वाली बात भी ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, दिए गए डाटा के अनुसार ठीक है, कोई दिक्कत है? अर्थात वही 48,000 रुपये 3 वर्ष 5% की दर है। ऑप्शन सी की बात करता हूँ। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, 48,000 रुपये, 48,000 रुपये 9 महीने, 9 महीने की बात हो रही भाई, और कह रहा है 20% की दर है 20% की। लेकिन यहाँ जो ब्याज की गणना हुई है वो 3 महीने के हिसाब से हुई है, ब्याज की गणना 3 महीने के हिसाब से हुई है। तो एक बात बताओ मुझे, 3 महीने साल में टोटल 12 महीने, 12 में 3 का भाग लगाओगे तो 4 बार। कहने का मतलब आप क्या बोलोगे, दर में 4 का भाग लगा देंगे और समय को 4 से गुना कर देंगे, दर में 4 का भाग लगा देंगे और समय को 4 से गुना कर देंगे, तो 9 चौक 36 माह हो गए। 36 माह का मतलब कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष, और 4 पंजे 20, ये भी कितनी दर होगी, 5%। तो क्या प्रश्न के अनुसार डाटा प्राप्त होते हैं? तो बताइए भाई, ये वाली बात भी ऑप्शन नंबर सी भी आपका ठीक है। बचा ऑप्शन डी, वो कह रहा है कि 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से। भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो डी 48,000 रुपये, लेकिन वो क्या कह रहे हैं 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने। भाई 6 महीने की बात कर रहा है, तो 6 महीने का मतलब हो गया 12 में 6 का भाग लगाया, दर को आधा कर दोगे, समय को दुगुना। 1 वर्ष है वो कितना वर्ष बन जाएगा, 2 वर्ष, दुगुना करोगे तो दर है 15%, 15 में 2 का भाग लगाओगे कितना आ गया, 7.5%। क्या दिए गए डाटा के अनुसार आपके डाटा प्राप्त हुए क्या, यहाँ पे नहीं हुए? क्यों? क्योंकि अपने को डाटा चाहिए 48,000 रुपये का 5% की दर से
3 वर्ष का ब्याज। तो आपका आंसर कौन सा है भाई? ऑप्शन डी। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी आंसर ठीक है भाई। दिक्कत है किसी को? तो ये वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। वो कह रहा है छात्रों की जो संख्या है वो छात्रों की 4/5 गुनी है। 4/5 गुनी है, यही बात कह रहा है। तो आप इन दोनों को गुना करोगे, बराबर करोगे, अनुपात निकालोगे। तो सीधी सी बात याद रखो, पहले छात्राएं आई, बाद में छात्र आए। पहले 4 आया, बाद में 5 आया। तो आप सीधा कह सकते हो छात्राओं का रेशो 4, छात्राओं का रेशो 5। छात्राओं का तो 4 हो गया और छात्रों का रेशो कितना हो गया? 5। आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। छात्राओं का जो मान है छात्रों की संख्या का 4/5 है। दोनों बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टाइम खराब करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या बोल रहे थे? छात्राएं पहले आई हैं, छात्र बाद में आए हैं। पहले 4 आया है, बाद में 5 आया है। तो पहले 4 आया है, बाद में 5 आया है। और कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट, इन दोनों का मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 54। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 54 हैं। तो भाई एक बात बताओ, स्टूडेंट 54 हैं, जिनमें से 4 भाग लड़कियां हैं, 5 भाग लड़के हैं। तो टोटल 4 और 5 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9 भाग है। और पूछ रहा है छात्रों की संख्या क्या होगी। छात्रों का मतलब 5 से गुना कर दोगे। 9 छिका 54, 6 पंजे 30। तो बताओ आपके जो छात्र हैं, बॉयज़ हैं, वो कितने आएंगे? 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका? बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए इसके आगे 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति एक्स कह रहा है 8वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है। तो बताओ जेड उस साड़ी को कितने में खरीदता है? 3 भाई साहब हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स ने वो साड़ी खरीदी है 100 रुपये में। एक्स ने कितने में खरीदी थी? 100 रुपये में खरीदी थी। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को 10% लाभ पर वाई को बेच देता है। एक्स इस पे 10% लाभ लेता है, तो 110/100। तो बताओ कितना आ गया? 110 रुपये में। 110 रुपये में एक्स किसको बेच देता है? वाई को। इसका मतलब वाई ने वो खरीदी कितने में? 110 रुपये में। ध्यान देना, एक्स ने बेची है 10% लाभ पर 110 रुपये में बेची है। किसने? एक्स ने। किसको? वाई को। तो वाई खरीद कितने में रहा है? 110 में। फिर आगे क्या कह रहा है, वाई उसी साड़ी को 10% हानि पर जेड को बेच देता है। अब वाई की कीमत थी 110, 10% हानि करोगे तो 90/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 11 9 99। कहने का मतलब है जो वाई है वो वाई कितने रुपए में बेच रहा है? 99 रुपये में। लेकिन उसको खरीद कौन रहा है? जेड। तो बताओ आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि जेड ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा है। तो बताइए दोस्तों कितने रुपए में खरीदेगा? उसने 99 रुपये में खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि कोई भी 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे जो बनने वाले कथन है वो कौन कौन से सही है। सबसे पहले उसने बोला कि कोई भी 2 समांतर रेखाएं हैं, आप ये L और ये M एक कह सकते हो कि L समानांतर है M के, L समांतर है M के, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा का नाम दे दिया K, ठीक है। तो कह रहा है कि बनने वाले कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मान लीजिए ये वाला 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 6 7 8, बात सही है। अब पहला ऑप्शन पढ़िएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सुनिएगा भाई।
वो कह रहा है तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ इधर की बात करूं या फिर इधर की बात करूं, बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। भाई 3 और 5, 4 और 6 अंतःकोण हैं लेकिन बराबर नहीं होते। इनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कब? जब L और M आपस में समानांतर हैं। अर्थात मैं दो बातें कह सकता हूं, L और M समांतर हैं तो ये 180, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। या फिर आप क्या कह सकते हो कि यदि अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। दोनों उल्टा और सीधा दोनों बात सही है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होते। ए ऑप्शन आपका गलत है। ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने बराबर बोला है लेकिन होता कितना है? 180 होता है। आगे देखिए बी। बी क्या कह रहा है? एकांतर कोण बराबर नहीं होते। एकांतर कोण बनते हैं दोस्तों जेड की आकृति में। एकांतर कोण बनते हैं जेड की आकृति में। तो मुझे बताइए, आप यहां से एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये वाला एक जेड की आकृति बन रही है, तो क्या 3 और कोण 6 एकांतर कोण है? कोण 3 बराबर होता है कोण 6 के। ऐसे ही कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ये क्या है दोस्तों? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर। तो आप क्या कहते हो? एकांतर कोणों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला भी गलत है। उसने कहा बराबर नहीं होते लेकिन होते हैं बराबर, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। सी क्या कह रहा है? वो कह रहा है संगत कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले बात यही कि संगत कोण कौन से होते हैं। देखो, एक का संगत कोण होता है 5, 2 का होता है 6, 3 का होता है 7, 4 का होता है 8। यानी एक का होता है 5, 2 का होता है 6, 3 का होता है 7 और 4 का होता है 8। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? संगत कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण। और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भी कह रहा है बराबर होते हैं। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? सी हो गया। लेकिन एक चौथा ऑप्शन और है, उसको और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण, बाह्य कोण सा है 2 और 8, ये बराबर नहीं होते हैं। इसने कहा बराबर होते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होते हैं। डी बी आपका क्या है? गलत। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा आ गया? तीसरे नंबर का बोला संगत कोण बराबर होते हैं। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं उसके 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने आवश्यक हैं? 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज की रचना करनी है। ये चतुर्भुज की रचना करनी है और आपको बोला कि इसकी रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव होने आवश्यक हैं। भाई इसकी रचना करोगे तो 4 भुजाएं चाहिएगी। भुजा कितनी चाहिएगी? 4। 4 ही कोण बनेंगे। तो आप बोलोगे कोण भी कितने चाहिएंगे? 4। फिर उसके बाद में इसके दोनों डायगोनल होंगे, अर्थात इसके 2 विकीर्ण होंगे। तो आप बोल दोगे विकीर्ण भी कितने होंगे? 2। टोटल अवयव ये होते हैं। तो आप इनको जोड़िए, 4 4 8 2 10। जब भी दोस्तों आपको पूछा जाए कि कम से कम कितने अवयव होते हैं तो हमेशा दिए गए टोटल का आधा कर दीजिए। आधा करने के लिए 2 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा? 5। तो बताओ दोस्तों, एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता होगी? 5 की। अब ऐसे मान लो त्रिभुज की बात करें हम, ये बात त्रिभुज के लिए भी कर दें कि त्रिभुज के लिए क्या होता है। तो देखिएगा आप एक बार, त्रिभुज में आप बोलोगे भुजा तो होती है सर 3। भुजा कितनी होती है? 3। 1 2 3। कोण भी कितने होंगे? 3 होंगे। कोण भी 3 होंगे। 1 2 3। लेकिन डायगोनल नहीं होते। टोटल हो गया 6। 6 का आधा करो तो बताओ एक त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव होने आवश्यक हैं? तो 3 अवयव होने आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेम क्वेश्चन 2011 के पेपर में भी था। बोल रहा है कि कोई दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, इसके लिए कौन सा ऑप्शन है वो गलत होगा, अर्थात पर्याप्त नहीं होता। बताया था मैंने उसमें भी, सर्वांग सम और एक होता है समरूप। सर्वांग सम और एक होता है समरूप। भाई आपको पता है जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो तो वो समरूप होता है, और जिसका रूप प्लस मान दोनों समान हो वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल 2011 के प्रीवियस पेपर में बता चुका हूँ। तो अभी क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखना, दोनों त्रिभुज की, ऑप्शन ए है, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, और कह रहा है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। तो जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो दोस्तों सर्वांग समता का रूल लगेगा, एस एस एस, ट्रिपल एस का रूल लगेगा। इसका मतलब वो त्रिभुजें दोनों क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। बी की बात करें तो बी कह रहा है दो भुजाएं उनके बीच का कोण, ये वाला एक ट्राइंगल था, ऐसे ही ये वाला एक ट्राइंगल था, इसकी ये भुजा इसके बराबर, इसकी ये भुजा इसके बराबर, और इन दोनों के बीच का एक कोण थीटा, इसका भी एक कोण थीटा। तो दो कोण और एक दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण। तो कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस। इससे भी त्रिभुज क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट क्या कह रहा है, दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, और कह रहा है कि इसके दो कोण, ये दोनों कोण और ये भुजा, दो कोण और एक भुजा, कहने का मतलब दो कोण और एक भुजा यदि बराबर है तो ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब चौथा ऑप्शन क्या है, तीनों कोण बराबर। भाई जब तीनों कोण बराबर यानी ए की बात होती है तो वहाँ त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, वहाँ त्रिभुज होते हैं समरूप। क्यों, क्या होते हैं, समरूप। बोला क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एक आकृति छोटी बन जाए, एक आकृति बड़ी सी बन जाए, तो भाई इनके कोणों का एंगल वाला मान तो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन भुजाओं का मान देखना, एक की बड़ी है एक की छोटी, दोनों के मान समान नहीं है, केवल रूप समान है। इसलिए ट्रिपल ए का जो नियम लगता है वो किसका होता है, समरूप का। आंसर नंबर डी आपका ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। बारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यंजक 27x क्यूब, 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर, 9x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को भाग देना है y प्लस 3x, यानी 3x प्लस वाई लिख लीजिए आप इसको, इससे भाग देना है। तो आपको बताना है भागफल तथा शेषफल क्या होंगे, शेषफल और भागफल रिमाइंडर आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप इसमें भाग दीजिए, और यदि आपको थोड़ा सा सर्वसमीका का नॉलेज है तो ये ऊपर वाला पद एक सर्वसमीका को इंगित कर रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बताओ ये सर्वसमीका क्या इस रूप में नजर आ रही है, तो आप बताओ। 27x क्यूब का a क्यूब है, मतलब 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब बनता नजर आ रहा है। ऐसे ही b क्यूब का मतलब y की घात 3। तो दोस्तों ये वाली जो सर्वसमीका है उसको आप a प्लस बी का होल क्यूब भी कह सकते हो। देखना आप बोलोगे सर इसको a प्लस बी का होल क्यूब कह दे, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3x, प्लस b का वैल्यू कितना आ गया y का होल क्यूब है, अर्थात पावर 3 है, बटे भाग है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो एक बात बताओ, 3x प्लस वाई की घात 3 है, उसमें 3x प्लस वाई की घात 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये यदि कट जाएगी तो भाई कितनी घातें बचेंगी, तो आप बोलोगे सर 2 घात बचेगी। कितनी घात बचेगी, 2 घात। तो कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन होगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक साथ ही देखना
ये पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब उसका शेषफल तो क्या हो गया भाई, 0। जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात सही है। अब आप एक बात बताओ, इसको और आगे सरल करो, ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा आपको तो आप इसको a प्लस बी के अनुसार खोल लीजिए। क्या खोलोगे, 3 तिया 9x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी 2 3 दूनी 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलोगे तो बताओ आपका भागफल तो कितना आ जाएगा, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ये तो आप डायरेक्टली, यदि आपको थोड़ा सा पता था कि सर्वसमीका भी बन रही है तो आप सोल्व कर सकते थे। यदि मान लो आपको सर्वसमीका के बारे में नहीं पता तो आप टोटल भाग दोगे, तो टोटल भाग कैसे दोगे, ध्यान देना एक बार। हमें टोटल भाग देना है 27x³ प्लस 27x² प्लस वो कह रहा है 9xy² प्लस y³ में भाग देना है अपने को कितने का, y प्लस 3x, या 3x प्लस y कर लीजिए ताकि आसानी रहेगी भाग देने में। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप पहला पद 3x है, इधर 27x³ है, आपको नहीं पता कि भाग कितनी बार जाता है, तो क्या करोगे, पहला सबसे बड़ी घात वाला पद लेना 27x³ और इसमें सबसे बड़ा पद 3x है, इसका भाग लगा दीजिए। तो x से एक घात कट गई, 3 नाम 27 यानी 9, और साथ में कौन है, x², कितनी बार भाग जाएगा, 9x² बार भाग जाएगा दोस्तों। तो अब आप क्या करते हो, 9x² को इससे गुना करते हो, तो देखो 9 और 3 गुना हुआ 9 3 27, x और x² गुना हुआ तो x³, सही बात है, चिन्ह किसका है, प्लस का। फिर देखो y को 9x² से गुना करोगे तो 9x², ऐसे कैसे, साथ में कौन आ जाएगा, y। बात सही है यहाँ तक की। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों 27x³ प्लस का और माइनस का दोनों कट गए। यहाँ से देखिए 27x² प्लस का है, 9x² माइनस का है, तो 27 में से 9 गए तो 18x² बच गया। एक पद और उतार लीजिए, 9xy² उतार लिया भाई। तो आप मुझे बताओ, अब आपको फिर से इसका भाग देना है, तो आपको कैसे पता चले कि भाग किसका जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से अधिकतम घात वाला पद पकड़ना, 18x²y, इसमें अधिकतम घात वाले का भाग लगा देना, 3x का भाग लगाया तो 1x से 1x तो गया, 3 का भाग दिया 18 में 6 बार, तो भाई देखो 6 तो आएगा, 6 3 6 18, 6 तो आएगा, एक x और एक y है, तो आपका 6xy हो गया। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप 6xy को 3x प्लस y से गुना करोगे तो देखना आप क्या बोलोगे, 6 और 3 गुना हुआ 6 तिया 18, x गुना होगा तो x², y नहीं है तो अकेला y हो गया, प्लस y के साथ 6xy, तो देखो 6 ऐसे कैसे, x नहीं है, x ऐसे कैसे, और y और ये y गुना होकर क्या बन जाएगा, y²। बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। फिर वही चिन्ह बदलना, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों कट गए। तो बताओ 9xy² में से 6xy² माइनस का घटेगा तो 3xy² बच जाएगा दोस्तों। आगे का पद और उतार लीजिए, प्लस y³ तो अब मुझे बताओ, यहाँ से अधिकतम पद है 3xy² और भाग देना है 3x का, भाग देना है 3x का, तो 3x से 3x कट गए, बचा कौन दोस्तों, आप बोलोगे y², यानी भाग जाएगा y² बार। भाग कितनी बार जाएगा, y²। तो 3x को y² से गुणा करो तो 3xy² प्लस y² से गुणा हुआ तो y³, और आप इसको सोल्व करो, प्लस माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट गया, ये कट गया, टोटल कट गया, तो रिमाइंडर तो आपका आ गया दोस्तों 0, और भागफल कितना आ गया, 9x² प्लस 6xy प्लस y², यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है शायद आपको भाग प्रक्रिया समझ में आई होगी। हर बार एक क्वेश्चन रिट में पूछा जा रहा है ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, क्या है देखना एक बार। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जहां दे रखा है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य। देखो आपके पास एक क्रय मूल्य होता है, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। एक क्या होता है, अंकित मूल्य।
आपको पता है क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, अंकित मूल्य का मतलब छपा हुआ होना। तो आप क्या करते हो, पहली बात आपको यदि लाभ होता है, पहली बात आपको लाभ होता है तो क्या होता है, आप कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हो। तो ज़्यादा कौन है, बेचने वाला, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और कम कौन होगा, क्रय मूल्य। तो बताओ आपका लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। दूसरी बात आपको होती है हानि, दूसरी क्या होती है, हानि। तो देखो हानि कब होती है, आप ज़्यादा में खरीदते हो और कम में बेचते हो। ज़्यादा खरीदने का मतलब क्रय मूल्य तो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य उसका कम है, बात सही है। लाभ हानि आपको हो चुकी है। तीसरा आपका आता है छूट। और छूट कब होती है भाई, जब आपके पास ये वाली वस्तु जिस पर छपा हुआ था 100 रुपये और आपने उसको बेच दिया 70 रुपये में। कितने में बेच दिया, 70। ध्यान देना 100 रुपये उस पर छपा हुआ था यानी अंकित मूल्य था, आपने 70 रुपये में बेच दिया यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो बताओ अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूँ, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य में घटा दूं तो वो मेरी क्या बन जाएगी, छूट बन जाएगी। ये वाली बात सही है। तो अपना पहला ऑप्शन देखना, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब ये बात सही है, पहला ऑप्शन ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको पेंडिंग छोड़ो। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सही है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बताओ आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, 14वां क्वेश्चन। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चौदहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज क्या होती है भाई, इसका वीडियो में पर्टिकुलर समलंब चतुर्भुज क्या होती है, इसके कौन कौन से फैक्ट होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या विकिरणों में संबंध होता है, और कोई पॉइंट क्षेत्रफल से रिलेटेड, ये सारे का एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वहाँ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 क्षेत्रफलों के सूत्र दे दिए दोस्तों। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, 2 भुजा समांतर होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये वाली यदि अक्ष में बनाऊं तो ये दोस्तों एच का काम करती है, या बीच की दूरी का। बीच की दूरी किसकी भाई, ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा, तो इसका क्षेत्रफल बनता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग गुना उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, h। तो दोस्तों ऐसा कोई आपका ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो आप बता दिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आपको ऑप्शन ए दे रखा है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई भाई किसका होता है, समांतर चतुर्भुज का होता है। आधार गुना ऊंचाई होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का। फिर दे रखा है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है भाई ट्राइंगल का, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। और ये सी किसी का नहीं होता। 15वें की बात करते हैं क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 क्वेश्चन आप देखना क्या कह रहा है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई भिन्न ऊंचाई बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। अपने पास पहला ऑप्शन है आयत चित्र। क्या है, आयत चित्र। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, आयत चित्र क्या होता है। भाई इसका आंसर तो मैं बता दूंगा कौन सा होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये भी तो समझ में आनी चाहिए। आयत चित्र होता है, आप उसकी 2 अक्ष बनाते हो, ये एक्स ये वाई, आप इस पर कोई भी स्तंभ बनाते हो जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए खड़े रहते हैं, ये वाला क्या कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आयत चित्र कहलाता है। बी ऑप्शन है दंड चित्र। दंड चित्र को ही क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ आरेख। क्या बोलते हैं, स्तंभ आरेख। अर्थात आपको वही दंड बनाने, स्तंभ बनाने जो अलग अलग होंगे। देखो आयत चित्र में एक साथ टच होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। दंड चित्र में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट वर्त में होता है भाई। पाई चार्ट किस में होता है, वर्त में। ये 2 तरीके से पूछा जाता है, एक डिग्री में एक परसेंटेज में।
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आपका प्रश्न कह रहा था कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, ये वाला स्पेस हमेशा बराबर चौड़ाई का आएगा, ध्यान देना भाई। भिन्न ऊंचाई, ऊंचाई सबकी अलग अलग है, और बराबर दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर, ये वाला डिफरेंस बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों को द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? दंड चित्र स्तंभ आरेख। और भाई आपको पिछले 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला बीच का स्पेस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता था स्तंभ ग्राफ। क्या कहलाता था? स्तंभ ग्राफ। 2011 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना 16वां क्वेश्चन क्या है। सोलहवां क्वेश्चन है कि चिन्ह क्या कहलाएगा? चिन्ह क्या कहलाएगा? तो भाई पिछले वीडियो में बताया था ये मिलान चिन्ह होता है, टैली साइन। क्या होता है? मिलान चिन्ह। अब चाहे आप इस मिलान चिन्ह को 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 दोनों तरीके से काट लीजिए, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि यही तरीका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17वां कह रहा है आर त्रिज्या, क्या कह रहा है? आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन। ये सेम क्वेश्चन भाई 2011 में भी है। आर त्रिज्या और एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा? उसमें क्या पूछा गया था? आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन पूछा था। यहाँ टोटल संपूर्ण वक्रपृष्ठ और आयतन पूछा है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है चारों तरफ का, ये कहलाता है वक्रपृष्ठ। क्या कहलाता है? वक्रपृष्ठ। और वक्रपृष्ठ को डिनोट करते हैं 2πr/h से। किससे डिनोट करते हैं? 2πr/h से। ये वाला हिस्सा कहलाता है वर्ताकार हिस्सा, और वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल होता है πr²। ऐसे ये वाला भी वर्ताकार है तो इसका भी मतलब हो जाएगा πr²। तो भाई तीनों हिस्से देखना, ये मैं समझा चुका था। ये आपका जो चारों ओर का आवरण है वो क्या कहलाएगा? वक्रपृष्ठ। इसमें ये वाला वर्ताकार और ये वाला वर्ताकार, दोनों वर्ताकार और ऐड कर दूं तो ये टोटल क्या कहलाएगा? संपूर्ण वक्रपृष्ठ। क्या कहलाएगा? संपूर्ण वक्रपृष्ठ। और वो कैसे आएगा? ध्यान देना, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करूं तो 2πr/h प्लस इसमें πr² और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2πr²। दोस्तों कॉमन आ जाएगा 2πr, कॉमन आया h प्लस आर, तो क्या आपका ये वक्रपृष्ठ बन गया 2πr कोष्टक h प्लस आर। और पूछा है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr²h, πr²h। तो बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका 17वें क्वेश्चन का? बी ऑप्शन 2πr कोष्टक r प्लस h और πr²h। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बोला आंकड़े 7 2 3 5 6 2 9 3 2 के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। भाई आपको आंकड़े दे रखे हैं और आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। तो आप एक बात बताओ, स्कोर दे रखा है, स्कोर में 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है सबसे बड़ा, ठीक है। और स्कोर बी में आपको 1 से स्टार्ट कर रखा है। एक स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो बी तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक स्कोर की बारंबारता 7 दिखाई, लेकिन दिए गए आंकड़ों में तो 7 बार 1 कहाँ आया? 1 तो आया ही नहीं, तो 1 की तो बारंबारता 7 होगी नहीं। तो बताओ 2 कितनी बार आया भाई? बारंबारता की बात करूँ तो 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। फिर देखना 4 तो आया नहीं, तो 4 0 हो गया। 5 भी 1 बार है, 6 भी 1 बार है, और 7 की बात करूँ तो 7 भी 1 बार है। 8 नहीं आया, 0 बार है, और 9 1 बार है। तो बताओ क्या ऐसा कोई ग्राफ बनकर नजर आया आपको? तो आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19वें नंबर का। 19वां क्या कह रहा है? सुनिएगा, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। अभी समझाया था।
ये ऐसे आयचित्र बनता है। आयचित्र प्रदर्शित करता है असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। भाई देखो ये कंटिन्यू सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या चलेगा, कंटिन्यू सिस्टम है। यहाँ से स्टार्ट करोगे कंटिन्यू चलेगा, मतलब सतत चलेगा। तो आप एक बात बताओ, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन कौन सा होगा इसका, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ठीक है। कौन सा ठीक है, सी ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बताया कि विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टियों में गया, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जो निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। सांख्यिकी में इस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शन में क्या कहते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर्किल खींचकर, ये सर्किल क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। और दोस्तों पाई चार्ट जो सर्किल बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक डिग्री बेस और एक परसेंटेज बेस। हो सकता है यहाँ परसेंटेज में वैल्यू, हो सकता है यहाँ डिग्री में वैल्यू। तो क्या तो आपको डिग्री मिलेगा या फिर परसेंटेज मिलेगा। तो बताइए आपका ऑप्शन सी ठीक है। और वो बोल रहा है कि ऑप्शन डी में क्या बोला, सी में, कि पाई चित्र आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम एक नए वीडियो के साथ, और साथ ही आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चनों का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, ताकि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।